पार्टी नहीं है जिसने अपने हुकूमत में बैठे हुए इतने बड़े लोगों के जो हमारे मेन प्लेयर थे उनके ऊपर हाथ डाला, बिकॉज वो इलीगल कार्टेलाइजेशन में इन्वॉल्व थे और ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और मज़े की बात ये कि यही सारे केसेस आके इस हुकूमत ने सारे ड्रॉप करके उनको क्लीन चिट दे दी। आगे अगर हम इंडस्ट्री की तरफ आएँ, इंडस्ट्री एंड एनर्जी के अंदर, तो जो फैसलाबाद मुल्तान के हब्स हैं सारे, वहाँ पे सारी मिलें बंद हो रही हैं। 1600 से ज़ायद मिलें फैसलाबाद में बंद हो चुकी हुई हैं और हज़ारों लोगों की, बल्कि लाखों लोगों की इनकम और हाउस होल्ड मुंसलिक हैं इन मिलों के साथ, और वो सारे लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं। अगर आप सब्सिडी को देखें तो ये जो सब्सिडी का इनका देने का मेकनिज़म है वही सारा गलत है। हमारे हुकूमत के अंदर जब हम भी कामयाब जवान प्रोग्राम और बाकी हम सब्सिडी देते थे तो हमारी सब्सिडीज होती थी डायरेक्टली टू द यूथ, या डायरेक्टली जो स्मॉल स्केल फार्मर है या स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है उनको, डायरेक्ट ट्रेडर्स को जो थे उनके फ़ोन पे मैसेज आता था और उधर से उनको सब्सिडी जाती थी। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बिग लार्ज स्केल बिजनेसेस को सब्सिडी दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दे रहे हैं, शुगर में सब्सिडी दे रहे हैं, वीट के अंदर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जब आप एक बड़ा बिजनेस को सब्सिडी देते हैं तो वो बिज़नेस ऑलरेडी, उसका बिज़नेस मॉडल एक फेल्ड बिज़नेस मॉडल होता है और इनएफिशिएंट होता है इकोनॉमी के लिए। आप उनको फ्लोट करते हैं बाय गिविंग सब्सिडीज़ और वो पैसा सारा जो है वो उन सेठों की जेबों में जाता है और उनके बैंक अकाउंट्स में जाता है, वो वापस इकोनॉमी में नहीं आता या बाहर जाके वो फॉरेन सेफ हेवन्स में पार्क होता है। जब आप कोई छोटे किसान को या यंग किसी बंदे को या स्मॉल हाउस होल्ड को देते हैं सब्सिडी, तो वो उनकी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पैसा वापस इकॉनमी में आता है। तो इनका सारा सब्सिडी देने का मेकनिज़म ही फ्लॉड है, उसको भी हमने इस वाइट पेपर में हाईलाइट किया है। अगर आगे चलें तो जो आपकी लॉस ऑफ परचेजिंग पावर है, जो 20,000 की सैलरी थी हमारे पीटीआई के वक्त जब हम छोड़ के गए 2022 में, वो अब 8,333 हो गई है। चिकन ₹287 से आज 600 रुपये किलो है। अंडे की कीमत 135 फी दर्जन से आज 288 है। और जो स्टेट है वो बेसिकली सारा फोकस उनका सप्रेशन पे है। हम लोगों की, हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया जा रहा है, पर्चे किए जा रहे हैं, सारी स्टेट मशीनरी का फोकस उस तरफ है। और जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं वो आप इस वाइट पेपर में खुद ही देख लें। आगे अगर पीटीआई के इकोनॉमिक रिकॉर्ड की तरफ जाएं तो हमारे एग्रीकल्चर में 4.4% की ग्रोथ थी, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 3.3% की ग्रोथ थी। स्टार्टअप कल्चर था, आईटी को प्रमोट किया जा रहा था, 29% जो है वो आईटी एक्सपोर्ट थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर आप हमारे वक्त में देखें तो मॉर्निंग इवनिंग, और ये आलिया बीबी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगी, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन टेक्सटाइल, मे बी आप थोड़ा ज़्यादा एलेबरेट कर दें इसको, बट मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी, हमारे ऑर्डर नहीं पूरे हो रहे थे। उसके बाद अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आएँ तो लेबर फोर्स 6.3 की जो सिंगल डिजिट फिगर थी वहाँ से आज 22% पे है इनके अपने सेंसस के हिसाब से। और 14 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो बेरोज़गार हैं इस वक्त सिर्फ 2 साल के अंदर। और बात यह है कि 18 मिलियन यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो ये लोग फिर कहते हैं कि जी ये सोशल मीडिया कैंपेन्स पीटीआई इन पे चलाती है, इनको पता है कि सारे यूथ सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो अगर इतने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो अपनी डिससेटिस्फैक्शन शो करेंगे, तो उसके बाद फायरवॉल करते हैं, ऐप्स को ब्लॉक करते हैं और ये छापे मारते हैं हमारे घरों पे, हमें अगवा करते हैं। तो आप प्लीज़ जो है ये ना समझें कि मतलब सिम्टम्स को आप ट्रीट करें, आप जो डिज़ीज़ का रूट कॉज है उसकी तरफ आने की इनकी कैपेसिटी नहीं है बेसिकली। तो हम ये सिर्फ बात हाईलाइट करना चाहते हैं, हिदायत क्या दें हम इनको इस बात पे। जो आपकी इकॉनमी है वो इस वक्त फ्री फॉल के अंदर है। अगेन ग्रोथ रेट जो है आपका वो 0.56% पे आ गया, सारे सेक्टर डाउन है। और ये डिक्लाइन कोई जंग की वजह से नहीं है या कोई रीजनल इशू की वजह से नहीं है, ये सारे होम ग्रोन मसाइल हैं जो हमने हाईलाइट किए जिसकी वजह से ये डिक्लाइन है। जहाँ तक हाउस होल्ड बजट रियलिटी है उसके अंदर यह है कि आटा जो है वो ₹1167 से ₹1750 पर 20 kg चला गया, मिल्क 70% ऊपर है, चीनी प्याज 100% से ऊपर है, और मिनिमम वेज इंक्रीज जो है वो बेसिकली नेगेटिव है रियल टर्म्स के अंदर। अब आप ये देखें कि जो पॉवर्टी है वो बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, हम आप लोग हैं जो इसको फेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन में जिन लोगों की जायदादें बाहर हैं, ये आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप इनकी शक्लें ना भूलिएगा, क्योंकि इन लोगों का सारा कुछ बाहर है, इनको लोगों के आवाम की वोट की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनको फॉर्म 47 के थ्रू लाया गया और आगे भी लगता है ऐसा ही है कि इनको इसी तरह लाया जाएगा अगर आप लोग ना खड़े हुए अपनी आवाज़ ना उठाई। और
बेसिकली MPAs की, पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी 800% बढ़ी। और ये बेसिकली असली एलीट कैप्चर है। अब ये अगर आप एक ग्राफ देखें तो ये रिजीम चेंज के बाद से जो पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज बढ़ाई गई हैं, ये उसका ग्राफ है। और नीचे जो है वो मिनिमम वेज और लेबरर्स और आप हम जैसे लोगों का ग्राफ है। तो अगर आप ये देखें कि रिजीम चेंज के बाद से जो इनकी सैलरीज बढ़ाई गई हैं वो इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दी गए हैं। और बाय द वे आधे लोग इनमें से अनइलेक्टेड हैं, फॉर्म 47 से लाए गए हैं। और इनको किस लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है? क्या इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी इस वाइट पेपर में और प्रेजेंटेशन में आप लोगों के सामने है। आप लोग अपने आप से पूछें कि आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है इकोनॉमिक इस वक्त। तो इनको किस बात के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है? इनको बेसिकली रिवॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि ये बेसिकली रबर स्टैम्प के तौर पर लाए गए हैं। इनको नवाजा जा रहा है बिकॉज इनको 26th अमेंडमेंट पे रबर स्टैम्प कराया गया और आगे 27th अमेंडमेंट के लिए भी इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे और हम पूरे फोर्स से खड़े होंगे ऐसी इलीगल एलीट कैप्चर के अगेंस्ट। और ये जो ग्राफ है, ये देखें, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इन्होंने जहाज़ पे उड़ के पाकिस्तान से बाहर चले जाना है। ये जो बाकी हम लोग नीचे ना, हम लोग ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए अब उठ के आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। अब हम और वेट नहीं कर सकते। जहाँ तक गवर्नमेंट की अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, आप ये देख लें कि ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं फाइनेंस मिनिस्टर। इनकी कोई ना पहले बैकग्राउंड हमें पता है, ना कुछ कॉर्पोरेट बैंकर को पता नहीं ला के क्यों नवाज दिया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक मंजूर नज़र थे, तबाही और बेड़ा गर्क कर रहे हैं 3 साल की। आपने जो पिछले 1.5 साल की इनकी परफॉर्मेंस देख लें, जिस तरीके से ये चीज़ों को लेके चल रहे हैं। उसके बाद ये कंफ्यूज हो जाते हैं, फाइनेंस बिल के नंबर नहीं होते इनके पास, और उसके बाद गुस्से में आ जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने आवाम को तो जवाब नहीं देना, इन्होंने तो कहीं और जाके जवाब देना है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है जो उनसे जवाब लेते हैं कि प्लीज़ हम पे रहम करें, ज़रा इनसे जवाब लें कि ये क्या कर रहे हैं। ये 10 दिन के अंदर अपनी स्टेटमेंट भूल जाते हैं। तो बाकी इनके बारे में और डिटेल्स मैं आपको ऑफलाइन बता दूंगा कि ये क्यों भूल जाते हैं और ये क्यों हर वक्त परेशान रहते हैं। आप मेरे से बाद में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, आगे। अब ये पेट्रोल स्मगलिंग देख लें, डीजल स्मगलिंग। ये उमर अयूब साहब ने, हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असेंबली में, उन्होंने बात हाईलाइट की थी कि आप PDL को 100 रुपये के करीब लेके जा रहे हैं। 80 रुपये में PDL है। आप आर्बिट्राज क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर 300 रुपये का डीजल है तो वो ईरान में 150 रुपये का है। स्मगलिंग हो रही है वहाँ से, और ये काउंटर प्रोडक्टिव है बिकॉज आप जितना रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, 550 बिलियन का फ्यूल स्मगल हो रहा है, तो वो सारा ब्लैक मार्केट में पैसा जा रहा है, रेवेन्यू नेगेटिव में। इट्स अ काउंटर प्रोडक्टिव मेजर। और ये किन माफियाज को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, इस पर क्रैकडाउन क्यों नहीं होता? और ये जो 72,000 टैंकर्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारा इलीगल स्मगल्ड प्रोडक्ट लाने के अंदर, उसको क्यों नहीं मॉनिटर किया जाता? यहाँ तो हम लोग कहीं छुपे हों तो हमें एक एक बंदे को ढूंढ के निकाल के अगवा कर लेते हैं। तो ये 72,000 टैंकर्स इनको क्यों नहीं नजर आते कि जो रोडों पे इलीगल फ्यूल लेके फिर रहे हैं? इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रिफाइनरीज आपकी जो प्रोडक्शन है वो इनएफिशिएंट हो जाती है। उसके अंदर आपका बेसिकली जब रिफाइनरी नहीं चलती, डीजल फ्यूल नहीं, आपका जेट फ्यूल नहीं बनता, आपकी बहुत इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। और इस वजह से इसके ऊपर भी हमने बात की अपने वाइट पेपर में। आगे बात है फिस्कल गवर्नेंस की। तो ये 2.6 बिलियन हर दिन लग रहा है सरकार को चलाने का। तो आपकी परफॉर्मेंस उनकी देख ली और आप देख लें कि बोझ कितना है। अब ये कौम इनका और मज़ीद बोझ नहीं उठा सकती। तो उसके बाद ये PTI की परफॉर्मेंस है। ये इसके अंदर वाइट पेपर में हमने बताया है कि हर चीज़ जो हमने मेंशन की, हमारी मेन चीज़ें पॉजिटिव में थी। एक्सपोर्ट ऊपर जा रहे थे, हमारा ग्रोथ रेट अच्छा था, और हमारी IT एक्सपोर्ट थी। जबकि यहाँ पे जो सेम जो परफॉर्मेंस है वो टिकटॉक है। इनसे टिकटॉक कैंपेन भी नहीं अपनी चलती, और उसके अलावा जो PR कैंपेन चलाते हैं, इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगाते हैं, उसके ऊपर भी ऑब्वियसली आवाम अवेयर है। आवाम आवाज़ उठाती है तो अब वो ले आए हैं, बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब पब्लिक अवेयरनेस वाला, इसको सप्रेस करने ले आए हैं कि 30 बस वो ले आए हैं बिल उस पर। तो ये, हाँ जी, हमने उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बेसिकली ये
एक पॉलिटिकल इंडाइटमेंट है हमारी तरफ से। इट इज़ मोर देन अ वाइट पेपर। ये एक चैलेंज है, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम अब हर तरीके से इस सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल ह्यूमन राइट्स नहीं है। हमारे लीडर को भी इनकम्युनिकाडो आइसोलेशन में रखा हुआ है, लेकिन अब आम लोग आवाम के साथ भी ज़्यादती हो रही है। कार्टेल्स को प्रमोट किया जा रहा है, बिग बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके जाया जा रहा है। और ये हमने अपना एक प्लान दिया है प्रपोजल कि एमएसपी को इन्फोर्स किया जाए, डिजिटल प्रोक्योरमेंट हो, जिस तरह हमने डिजिटाइज किया शुगर केन प्रोक्योरमेंट। और ये सबसे बड़ा माफिया के अगेंस्ट जो मूव था, दैट वाज डिजिटाइजेशन ऑफ शुगर केन। बिकॉज शुगर केन के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी। जो सपोर्ट प्राइस थी उसके नीचे मिडिल मैन डाल के एक्सप्लॉयट करके लोगों से शुगर केन खरीदी जाती थी, गन्ना सुखाया जाता था, और उसके ऊपर हमने सारे प्रोसेस को डिजिटाइज किया। इसी तरीके से हम इंक्वायरी मांगते हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो वीट वाली चीज़ है इस पर इंक्वायरी की जाए, जो इश्तिहार चलाते हैं उस पर इंक्वायरी की जाए, और फार्मर को कॉम्पनसेट किया जाए। तो ये बेसिकली आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया इसका वाइट पेपर का, हमारे चैलेंजेस का। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, एंड फिर इंशाल्लाह एंड में आपके सवालों का जवाब भी देंगे। ओवर टू आलिया भी। जी थैंक यू। आप सब लोगों ने ये सुना कि किस तरह से इस हकूमत ने अवाम को बजट पेश किया है। बेसिकली इस बजट के जितने भी फिगर्स हैं वो बिल्कुल इसी फॉर्म 47 की हकूमत की तरह बोगस, झूठे और झूठ पर मबनी हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, वो जो हमें कहते थे हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, वो जो हमें कहते थे जी ना तजर्बाकारों को लेकर आए हैं, वही जो ना तजर्बाकार थे और जिनसे हुकूमत संभाली नहीं जाती थी, उन्होंने 40% एक्सपोर्ट में जो यूएस को जाती थी इंक्रीज़ किया था। उन्होंने आईटी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया था। जीडीपी ग्रोथ तो एक चीज़ है, आपका सर्विस सेक्टर हो जाए, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाए, आपके जितने भी सेक्टर्स हो जाए जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकॉनमी को, सब उस वक्त तरक्की के इशारों को छू रहे थे। और यहाँ पर क्या है, हमारी नई ऑटोमोबाइल, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ लग रही थी। करोना था, और जो ये हमें बार बार याद कराते थे ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ आकर नौकरियाँ देनी है, तो हमने तकरीबन 50 लाख नौकरियाँ दी। इवन कोविड का टाइम था। और आज इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके अपने फिगर्स ये बता रहे हैं कि 1,80,00,000 इस वक्त लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। आप ये देखिए, अगर मैं सिर्फ कुछ चीज़ों के ऊपर, यहाँ पर हम आपको सारी डिटेल्स फिगर्स के साथ साथ हम ये देंगे कि अगर जो हम दावे करें वो दावे बिल्कुल सच्चे हैं। मतलब पीटीआई का जो हम देखते थे, कैपिटल गुड्स में 49% की ग्रोथ थी, मोबाइल और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के अंदर 401% की तरक्की हो रही थी, आईटी एक्सपोर्ट 29% इंक्रीज़ कर रही थी, हायर एजुकेशन में 8.7% का राइज था। और इस वक्त आप ये देख लें कि जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनकी शरह क्या है। इसी तरह से हमारी जो कंसिस्टेंटली हर एक चीज़ ग्रो कर रही थी, उसके साथ साथ इंडस्ट्री तो आप एक तरफ रख दें, एग्रीकल्चर में 1100 अरब का किसान को फ़ायदा हो रहा था। और हमारी सारी जितनी भी हमारे एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे आप कह लें गंदम कह लें, कपास कह लें, हमारी जो मेजर क्रॉप्स थी वो तरक्की की तरफ जा रही थी। और हमारा यहाँ पर क्या था, ट्रैक्टर्स की परचेज हो रही थी, खाद के उसमें हमें ये लग रहा था कि शायद हमें खाद भी बाहर से मंगवानी पड़ जाए, इतना हमारा बूम आ रहा था उस सेक्टर में, जिस सेक्टर को और किसानों को ये माफिया कह रहे हैं। 37% ऑफ द पॉपुलेशन इस वक्त उनसे एसोसिएटेड है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो हम सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि पीटीआई के दौर में ये तरक्की हो रही थी। इसके साथ साथ सेहत कार्ड, इसके साथ साथ लंगर खाने, पनाह गाहें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कामयाब जवान प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसका डायरेक्ट अवाम को फ़ायदा हो रहा था। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। इमरान खान के दौर में, वज़ीर आज़म खान के दौर में, आप जब कहीं पर भी अपना इलाज कराने जाते थे तो आपकी जेब के अंदर 10 लाख रुपए का एक सेहत कार्ड होता था। आज अगर हम एलोकेशन देखते हैं इस बजट में तो 81 रुपए एक फ़र्द के ऊपर 1 साल की स्पेंडिंग है। सो ये
एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ हम ये बात करते हैं कि जी हमारी आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा था, यहाँ पर आपने क्या किया, आईटी सेक्टर के साथ आपने ये किया कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनके ऊपर 18% का टैक्स लगा दिया है। मुझे आप ये बताएं कि इंडिया आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो $210 बिलियन है। पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट इज़ $3.23 बिलियन, और उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि आपका जो नौजवान है जिसे ऑलरेडी तकरीबन कोई 29% आप बेरोज़गार कर चुके हैं, आप ये चाहते हैं कि वो आईटी के सेक्टर में आपको 18% टैक्स भी पे करे। यहाँ पर आप क्या करें, 111 कंपनीज आपकी वो हैं जिनमें से हमारी तकरीबन कोई, हमने इसका अंदाज़ा किया, कोई 35 कंपनीज ऐसी हैं जो आर्मी से या अफवाज से एसोसिएटेड है, आपने उनको टैक्स फ्री कर दिया है। इसी का सारा बोझ आपने किसके ऊपर डाल दिया है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने डाल दिया है। आप अगर देखें तनख्वाहदार तबके से आप लोगों की अपनी रिपोर्ट्स हैं, इस साल के अंदर आपने कोई 536 अरब रुपए का टैक्स वसूल करना है, यानी आप अशराफिया पे टैक्स नहीं लगा रहे, तनख्वाहदार तबके को आप ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें निचोड़ देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन को हम ये कह रहे हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, तजवीज़ 6% की पेश की गई थी, 10% का हमने करके हातम ताई की कब्र पर लात मार दी है। जबकि अशराफिया का क्या हाल है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनकी 860% आपने तनख्वाहें इंक्रीज कर दी हैं। चलें आप छोड़ दें, खत्ते गुर्बत से नीचे जितने लोग गए हैं 45% पॉपुलेशन इस वक्त खत्ते गुर्बत से नीचे है, और वर्ल्ड बैंक उसमें कह क्या रहा है, वो ये कह रहे हैं कि वो $4 से भी कम कमा रहे हैं योमिया, यानी $4 से कम योमिया आपकी आधी परसेंट आबादी 12 करोड़ आवाम कमा रही है। और आपकी तनख्वाहें कितनी हैं, यहाँ पर आप जजेस से शुरू कर दें जो 26वीं तरमीम के बाद किसी के प्रॉक्सीज बनकर रह गए हैं, वहाँ से आप शुरू कर दें और आप उस पार्लियामेंट पर आ जाएं, उस हुकूमत पर आ जाए जिसकी ना कोई लेजिटिमेसी है, ना उसके पीछे कोई अवाम की बैकिंग है। एक कंपैरिजन हमने किया है और उस कंपैरिजन के लिहाज से हमें जो ये हुकूमत पड़ रही है, ये 11 करोड़ रुपए एक घंटे में वो हुकूमत पड़ी है जो कुछ नहीं कर रही। उनको भी ऑर्डर्स आते हैं, उनको भी बिल्स आते हैं और वो बिल्स एज इट इज़ वो ले डाउन कर देते हैं, और हमें एक दिन का वो 2.6 अरब रुपए में पड़ गए। तो मुझे ये बताए ना, हमें ना ऐसी कोई जमहूरियत का फ़ायदा है, ना हमें ऐसी कोई पार्लियामेंट का फ़ायदा है, ना हमें कोई ऐसी अदलिया का फ़ायदा है। ये जितने लोग पार्लियामेंट में, वो हम कहते थे ना डेमोक्रेसी के 3 जो होते हैं सतून होते हैं, तो 2 सतून तो 26वीं तरमीम के बाद एक तो वैसे ही ख़त्म हो चुका था 8 फरवरी के बाद, दूसरा भी 17 सीटों वाले को आपने मुसल्लत कर दिए, जो हमें 3 अरब रुपया एक दिन का उन्हें देना पड़े और उनकी तनख्वाहें उसके अलावा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आपकी ना तजर्बाकारी, आपका हुकूमत ना संभालना मुझे छोड़ दें, मैं तो शायद आपकी अपोजिशन राइवलरी में होंगी, ये आपका अपना वजीर ख़जाना ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि आप माशी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। आप माशी तौर पर नाकाम किस तरह से हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि आप हर चीज़ कर्ज लेकर करें और माली गुंजाइश के मुताबिक रिलीफ दे सकते हैं। तो मैं इन साहब से पूछना चाहती हूँ जो इंस्टॉल्ड है, जिन्हें लाया गया है, जिनकी कोई से नहीं है, जिनकी कोई अवामी हमायत नहीं है, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, तो कर्ज लेकर आप क्या कर रहे हैं? कर्ज लेकर आप जजेस की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, कर्ज लेकर आप पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, कर्ज लेकर आप स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। यानी हम कर्ज के पैसे मैं, आप, बाकी सब लोग देंगे, लेकिन अयाशिया कौन करेंगे? इस हुकूमत की अशराफिया करेगी। ये अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है जो खुद हुकूमत का है, हम नहीं दे रहे, हुकूमत खुद बता रही है कि 1,80,00,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं फिगर्स के साथ, आदाद के साथ। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस इस हुकूमत की जो भी बातें, जो भी तरक्की के ये क्लेम करते थे, उसको बिल्कुल ये बता रहे हैं। हम जब कहते थे ना हम हुकूमत कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, और ये आकर कहते थे महंगाई हो गई, भाई महंगाई तो छोड़ दें, आप महंगाई का
जो मर्जी इशारिया दे दें कि जी इतने अरसे में कम होगी, इतने अरसे में कम होगी। क्या आप मुझे ये जवाब दे सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बाद 45% खतरे गुर्बत से नीचे गिर गई है? आप कहते रहे हमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। मुझे ये बता दें, आज तो हमारे सामने फिगर्स है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कम हुई है। आज तो हमारे सामने फिगर्स है कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही है। और फैक्ट फजिंग की इनकी सूरत हाल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हर चीज़ के अंदर झूठ। लेकिन बेसिकली हम इनसे एक्सपेक्ट क्या करते थे? जो 17 सीटों वाली हुकूमत है वो किस बात पे सच बोलेगी? मुझे ये बता दें, ये हमें ये कह रहे हैं कि जी ग्रोथ है, पहली सेमाई में 1.37%, दूसरी सेमाई में 1.53%, तीसरी सेमाई में 2.4%, चौथी सेमाई में आपकी 5.5% कैसे आ सकती है? यानी 3 महीनों में आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया है जबकि सारी आपकी क्रॉप्स कम हो रही हैं, एग्रीकल्चर के अंदर बिजली की जो आपकी यूटिलाइजेशन है वो कम हो रही है। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि ये कौन सी इंडस्ट्री है जो बिजली के बगैर चल रही है। उसके बाद क्या है, आपने अवाम की जेबों पर डाका कैसे मारना है? आपने जो बंदा 100 रुपए के ऊपर अपने मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाएगा, उसने तो आपको पैसे देने हैं टैक्स लेवी की सूरत में, कार्बन लेवी की सूरत में, लेकिन जो अशराफिया है वो 111 कंपनीज हैं, उनसे आपने कुछ भी वसूल नहीं करना और उस पर आप हमें कोई जवाब भी नहीं देना चाहते। मैं आपको बताऊं, ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से आपकी सारी फसलें डूब गई हैं और उस पर इनसे सवाल करें तो आप कहेंगे माफिया है। इंडस्ट्री की ग्रोथ का मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। आप चोरी से तो आए थे, डकैती से तो आए थे, लेकिन आप अभी भी हेरा फेरी से भी बाज नहीं आ रहे। आप अपनी माशी नाकामियों से का तो कर चुके हैं, अवाम भुगत रही है, लेकिन आप अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहे। पहली सेमाई के अंदर ग्रोथ जाती है नेगेटिव के अंदर, 0.91 की ग्रोथ, वो सॉरी 0.9 नेगेटिव 0.91 में आपकी जो LSM है वो आप शो करते हैं। दूसरी में भी आप 0.99 नेगेटिव 0.99% में शो करते हैं, तीसरी में नेगेटिव 1.14 में करते हैं, और आखिर में आप हमें ग्रोथ क्या दिखा रहे हैं? LSM की 4.7%। मुझे ये बता दें, ये कौन से फार्मूले इस्तेमाल करें? ये कौन सी, पहले तो हम वो डार्मेनिक्स कहते थे ना, अब तो ये जो औरंगजेब साहब आए हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि ये करना क्या चाहते हैं। इसके अलावा मुझे ये बता दें, कौमी असम्बली की क्या वर्थ रहेगी है, क्या औकात है उस असम्बली की? वो सवाए एक सफ़ेद हाथी के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 सालों में उनके अखराजात जो हैं 6.9 अरब से लेकर 16.29 अरब तक आ गए। मुझे ये बताएं, वो कौन सा अवामी फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जी, नैब में ऐसी इंस्टॉलेशंस कर दो, या यहाँ पर 26वीं तरमीम पास करा दो, या जो बिल्स उन्हें सूट करते हैं आप सारे वो बिल्स लेकर आ रहे हैं, सारे वो फिगर्स लेकर आ रहे हैं। मुझे कोई एक ऐसा कानून इस असेंबली से, पंजाब असेंबली हो, फेडरल असेंबली हो, पास हुआ दिखा दे जिस बिल से अवाम को कोई फ़ायदा हो, अवाम को कोई रिलीफ हो। ये एक दिखा दे हमें, ये भी नहीं कर सकते। उसके बाद मुझे ये बताएं, बजट के अंदर आप तरक्याती स्कीम्स रखते हैं और आप सेहत का कोई चीज़, आप सेहत की कोई नई स्कीम रखते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? आप स्पेशल अनाउंसेस दे रहे हैं, और स्पेशल अलाउंसेस का भी आपके पास कोई डेटा नहीं है, और आपसे जब सवाल होते हैं तो आप सहाफ़ियों को भी उसके ऊपर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते, हमें तो छोड़ दें। फिर मैं आपसे, सबसे ज़्यादा जो हमला हुआ है वो किसान के ऊपर हुआ है, और उसके बाद जो हमला हुआ है वो अवाम के ऊपर हुआ है। आपने कॉपी पेस्ट करना था IMF का बजट। यहाँ पर जब बात होती है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ानी है, पेंशन्स में इजाफा करना है, अवाम को रिलीफ देना है, अच्छा जी पूरी दुनिया में चले, अब तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर की वजह से या जो ईरान और इसराइल की वॉर की वजह से कोई तेल की प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ हुआ है। मुझे ये बता दें, उससे पहले तो आप 100 रुपया अवाम की जेबों से ले रहे थे 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। अब आप दोबारा हम सुन रहे हैं कि आप उसको इंक्रीज़ करने लगे हैं, या आप अब अगेन वही करेंगे जी हम सोच रहे थे लेकिन वज़ीर आज़म ने नहीं किया। तो देखें, अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पूरी अवामी मुहिम चलाने लगी है। अवामी मुहिम में हम लोगों तक जाकर उनको ये बताएंगे कि किस तरह से आपकी जेबों पर डाका मारा गया है। आपके जितने फिगर्स हैं जो आप ये क्लेम करते हैं, प्याज
कितना महंगा हुआ, आटा कितना महंगा हुआ, बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ। हम अवाम की ज़बान में गली गली जाकर अवाम को ये बताएंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले आपका मैंडेट छीना, अब उसके बाद आपसे जीने का हक भी छीनने लगे। मैं अभी कंप्लीट करूँ भाई, मैं अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करूँ। तो हम बिल्कुल इस पर कैंपेन करने लगे हैं। पीटीआई किसी सूरत अवाम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम गली गली ये मुहिम चलाने लगे हैं। आप हम पर FIRs काटें, आप हम पर जेलों के दरवाजे खोलें। पीटीआई पंजाब इस वक्त तैयार है और हमारी प्रॉपरली हमने अपनी कैंपेन के लीफलेट्स तैयार करी हैं और वो सिर्फ अवामी इश्यूज़ पर होंगे। मैं जो आगे का है हम आपको बता दें, देखें पिछले 9 अप्रैल के बाद पीटीआई के ऊपर जिस तरह की फस्तायत, जिस तरह का जुल्म, जिस तरह का जबर हुआ, वो आप सबके सामने है। हम में से किसी की ज़िंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं रही है कि हम या अदालतों में पेश होते रहे या जेलों में रहे हैं और या फिर हमारे घरों पर रेड होते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान एक सियासी हकीकत के तौर पर आपके सामने खड़े हैं। अवाम ने हमें वोट देकर मुंतखब किया, आप माने ना माने, लेकिन आज भी इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप किसी चीज़ से भी मुकर नहीं सकते हैं। तो हम अवामी इश्यूज़ को भी हाईलाइट करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे वज़ीर आज़म, जो मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, हर गली गली मोहल्ले में हम जाकर बताएंगे कि जिस कदर 46 डिग्री की गर्मी के अंदर खान साहब के सेल का पंखा भी बंद रहता है, उन्हें बासी खाना दिया जाता है, उनके जो रहने के हालात हैं वो भी नहायत बहुत ही नाकिस हैं। यानी जो आम मैनुअल के लिहाज से, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आप जेल मैनुअल के लिहाज से हमें कोई ट्रीटमेंट दें। हम में से जितने लोग भी जेलों में रहे, मुझ समेत, आपने 8-8 घंटे प्रिजन वैन्स में इस तपती धूप में हमें रखा, हमने उफ तक नहीं की, सिर्फ ये समझते हुए कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आइन और कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस मुल्क में जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि हमने कोई करप्शन के पैसे नहीं बचाने थे, हमने कोई एवनफील्ड, बिलावल जरदारी हाउस या हमने कोई जाती उम्रा या अपनी मिलें नहीं बचानी थी। उसके बावजूद हमने कभी आकर ये रोना नहीं रोया। लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको कि जो वज़ीर आज़म खान के साथ हमारे सियासी कायदीन, हमारे सियासी कारकुनों के साथ, उनकी एहलिया के साथ सलूक हो रहे, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है। ये तो आप सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को तो छोड़ दें, आप तो इंसानियत के दर्जे से भी गिर गए हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ पॉलिटिकल राइवलरी है। हम आज आपके सामने बैठे हैं ना, हम फिगर्स देकर बैठे हैं, हम आज आपके सामने बैठे हैं, हम कोई किसी के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम कोई ये नहीं कह रहे, हम वो चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ के साथ आप पर बात करें। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो पीटीआई के साथ, हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ, इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ, उनकी एहलिया के साथ हो रहा है, ये नहायत गलत है। पीटीआई पंजाब हर जगह इस चीज़ को उठाएगी भी, हम इंटरनेशनली भी इस सारी चीज़ को उठाने लगे हैं, हमारी डेली प्रेस रिलीजेस भी जाएंगी और मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि एहतजाज हर लेवल पर होएगा। शेख साहब को बोलने दें। हाँ, रिहाई के लिए लोग आपसे ये सुनना चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई आपकी क़यादत कैसे करवाएगी, ये बताएं कि इमरान खान को जेल से कैसे बाहर निकलवाएंगे। पहले तो अब मुझे ये सवाल, आप सब जो मेरे यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, मैं एक सवाल आप सबसे पूछ सकती हूँ। आप मुझे ये बताएं, क्या खान साहब आइन और कानून के तहत इस वक्त जेल के अंदर बैठे हैं? मुझे ये बता देना, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसे एक कोर्ट हियरिंग लगवाने के लिए, अपने लीडर की एक बेल को सुनवाने के लिए
पूरे पंजाब से MPs MNAs फॉर्म 47 के लोगों को जाकर पेश करना पड़े, 45 के लोगों को जाकर पेश करना पड़े अदालत के बाहर तपती धूप के अंदर, और सिर्फ ये कहने के लिए कि जी हमारे वजीर आज़म साहब जेल के अंदर हैं, आप उनकी बेल हियरिंग के लिए डेट फिक्स कर दें। इस मुल्क में कभी ऐसा हुआ, एक मिनट भाई मैं जवाब दे दूँ, इस मुल्क में कभी ऐसा हुआ था क्या? इस मुल्क में कभी ऐसा हुआ था? या तो आप ये कह देना कि हम एक सियासी हकीकत नहीं है, या तो आप हमें ये कह दें बेसिकली आपने हमें दीवार के साथ लगा दिया, आपने हमारे ये आइन कानून का हर रास्ता बंद कर दिया। तो उसके बाद हम एहतजाज के लिए निकलते हैं, आप लाइटें बंद करके हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं। मुझे ये बताएं ना, आप इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं? फिर आप मुझे ये बताएं मेरे पास क्या रह जाएगा इसके बाद के मैं पाकिस्तानी अवाम को, चाहे हमें गोलियां लगती हैं, चाहे हमारे पर FIRs होती हैं, चाहे हमें जेलों में जाना पड़ता है, फिर हम सड़कों पर निकलेंगे। और अगर हम सड़कों पर निकलते हैं तो आप भी कहते हैं कि जी ये तो फितना है, ये तो इंतशारी है। सो एक फैसला कर लें, क्या इस मुल्क में आइन और कानून, या हमने उनको मतलब जमहूरियत तो वैसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुके हैं ना इस मुल्क में, और आइन और कानून का भी जनाजा पढ़ लें, बंद कर देना, पार्लियामेंट को भी बंद कर दें, अदालतों को भी बंद कर दें, जजेस को भी कह दें आप छुट्टी पर चले जाएं, क्योंकि जिस दिन खान साहब की बेल लगेगी सुबह हमें पता चलेगा जी आज तो अदलिया छुट्टी पर है। सबका जवाब सबका बेटा सबका जवाब आपने कहा आपने 50 लाख नौकरियां दी आपको गवर्नमेंट ने, वो कहाँ पे दी है? अगर दी है तो ये जो आपने इतनी ज्यादा ये तकलीफ बताई है उसमें ऐड कर देते हैं। सॉरी क्या कर देते? नहीं, अगला आखिरी सवाल क्या किया आपने? अगर आपने दी है वाइट पेपर में देखिए जी, वाइट पेपर जब आप खोलेंगे ना, एक सेकंड मैं आपको बता दूं, वाइट पेपर के एंड पर अगर हम आपको यहाँ पर दिखा सके तो हमने रेफरेंसेस लिखे हैं, और इंटरेस्टिंगली ये है कि ये रेफरेंसेस सारे हमने इसी हुकूमत से जो फॉर्म 47 की मुसल्लत करदा हुकूमत है उसी के रेफरेंसेस लिए हैं, हमने अपने रेफरेंसेस नहीं दे रहे, इसलिए आपको एक एक चीज़ विद फैक्ट्स मिलेगी। उस वक्त का इकोनॉमिक फिगर देख लें, इकोनॉमिक फिगर देख लें। मैं इधर अच्छा जो है वो शुरू करने की तैयारियां भी जारी हैं, कन्वेंशंस भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हम देख रहे हैं। लाहौर के बगैर तहरीक पंजाब में नहीं चलाई जा सकती है, रैलियां निकलनी सारा कुछ लाहौर में भी होता है, लेकिन 44 स्टेक होल्डर्स हैं, टिकट होल्डर्स और MPs में 4 जेल में करने 39-40 बच्चे, इनका एक इजलास आपने अभी तक नहीं बुलाया, कैसे उनको मुद्दत करेंगे? कुछ मसाइल भी हैं तंजीम में चीज़ों के अंदर, वो उसका इजलास अभी तक नहीं बुलाया जा सका और उनको मुद्दत पूरी किया। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप लाहौर हाई कोर्ट की हियरिंग देखें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स की हियरिंग देखें तो माशाल्लाह हमारे सारे MNAs MPs जितने भी फॉर्म 45 के टिकट होल्डर हैं सारे मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम आपस में इख्तलाफ राय ज़रूर रखते होंगे, लेकिन हमारा इख्तलाफ किसी चीज़ पर नहीं है। और जब कॉल खान साहब की तरफ से आती है तो हर बंदा उसके लिए निकलता है, चाहे वो हमारे MNAs हो, MPs हो, टिकट होल्डर हो। जी हो या डॉक्टर हो या मजदूर हो, सब जो है वो एहतजाज के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने आपको वोट दी, वो आपकी तरफ दे रहे हैं। आप तहरीक का ऐलान करें, इसका निज़ाम किया और जमहूरियत के खिलाफ वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है। आज आप तहरीक का ऐलान करें, कल सड़कों पर आना सब तैयार हैं और एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। देखिए जी, वो भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं, फिक्र ना करें। हमारे तो अब गली महल्ले तक हमारी कॉर्नर मीटिंग स्टार्ट कर दी है, हमने यूनियन काउंसिल लेवल्स तक अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी है। हम तो अब तैयार बैठे हैं, जिस वक्त अडयाला से कॉल आएगी उसी वक्त इंशाअल्लाह ताला आपको PTI सड़कों पे नजर आएगी। हमें तो अब ना ये गर्मी कुछ कहती है ना सड़कें कुछ कहती हैं, हम तो करेंगे। सबका जवाब। अच्छा अंकल, इनको एक सेकेंड रिलैक्स, बारी बारी यार, हाथ खड़ा कर ले। यहाँ पर खिलाड़ियाँ चलता है, कारकर्दगी नहीं चलती। अगर कारकर्दगी चलती तो आज अंग्रेज बाहर ना जाता, अंग्रेजी की हुकूमत होती। ये जो आप दिखा रहे हैं ना कारकर्दगी, इस पे कोई वोट दिया है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने दुनिया की बाशऊर कौम होने का सबूत दिया है। तमाम तरक्की को छोड़ के उन्होंने
अपने नजरिए को वोट दिया है। इस वक्त आपका नजरिया आपकी अपनी जमात कमजोर कर रही है, कम्प्रोमाइज कर रही है, क्या कहेंगी आप? मैं सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं पाकिस्तानी अवाम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने जिस तरह से मुक़्तदरा को आलू, बैंगन, प्याज, टमाटर के ऊपर हराया और एक खामोश इनकलाब लाया, यही बात हम इनको कहना चाहते हैं कि अगर हम इस इनकलाब के ऊपर जो खूनी इनकलाब नहीं है और हम इसी इनकलाब के ऊपर जो पुरअमन तरीके से आता है, वोट की ताकत से आता है, अवाम की आवाज़ से आता है या अवाम के पुरअमन एहतजाज से आता है, तो हमें उसी तक रहेंगे। हम पुरअमन रहेंगे। और जो आप बात करें, देखिए मैं आपको ये बता दूं, पीटीआई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हाँ लोगों की ये मजबूरियां हो सकती हैं। इस वक्त जितना जुल्म पूरी पीटीआई के ऊपर हुआ है, मैं सबको देखिए जो जितना जिस हद तक काम कर सकते हैं, मैं सबको खिराज तहसीन पेश करती हूँ। शायद मेरा स्टेमिना ही होगा कि मैं 16 महीने की जेल गुजारने के बाद भी निकल सकूँ, लेकिन उनकी कुछ ऐसी मजबूरियाँ होंगी। जितनी फस्तायत हुई है, हमारी ख़वातीन की चादरें खींचने से लेकर, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस से लेकर, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के किसी कारकुन या पीटीआई के किसी लीडर के ऊपर 50 से कम मुकदमे हैं। ऐसा किसी बदतरीन आमरीत पे भी भाई आपने उस वक्त भी जी मैं सबका ले लूँ भाई बोले थोड़ा सा ऊंचा आपकी आवाज़ में। उनको आवाम ने वोट देकर भिजवाया। अब सवाल यह है कि जिस वक्त सुधार बनाने की कोशिश की जा रही थी असेंबलियों के अंदर, तो पीटीआई के अरकान असेंबलियों के चेहरे भी उस वक्त वोट बैठे हुए थे, किसी से कोई भी आवाज बुलंद नहीं की। जो मैं समझ तो पाकिस्तानी कौम के साथ या इमरान खान के नजरिए के साथ एक जुल्म जाती था कि क्या कहते हैं ना, आप उस वक्त पहुंच रहे और किसी एमपी ने पार्लियामानी पार्टी ने अनाउंस नहीं किया कि ये जाती तनख्वाहें वो पाकिस्तानी अवाम को नहीं देंगे और पाकिस्तानी अवाम का के साथ ये जुल्म जाती जो है उसको बता। आप क्या समझ रही है? पार्लियामानी पार्टी की कारकर्दगी जो है, कारकुन ने मार खाई, कारकुन ने लीडर से मार खाई। इमरान खान आज भी जेल में है और हमें पार्लियामानी पार्टी के जो अरकान असेंबली है वो आपके साथ भी बैठे हैं, उनकी कारकर्दगी से असेंबली में देख के नहीं लगता कि वो किसी जगह पे चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए। अच्छा, अच्छी बात आपने मुझे याद कराई। शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वाहिद हुकूमत थी जिसमें हमने वुज़रा और मुशीरों की तनख्वाह में 10% कमी की थी और ये ऑन रिकॉर्ड है। और शायद उसके बाद किसी ने इतना हौसला नहीं किया कि वो ये कर सकता हो। बेसिकली तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैं तो इतना समझती हूँ कि ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट है। इस पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं है। जो पार्लियामेंट हमें तकरीबन करोड़ों में पर घंटा पड़ रही हो और एक सफ़ेद हाथी हो, तो मेरा तो नहीं ख्याल के और उस पर कोई ऐसा कानून ना आ रहा हो जिससे अवाम की फलाह बहबूद हो। सुन ले देखिए मेरी एक बात सुने। शायद हमें ही इस पार्लियामेंट में बैठने का हक है क्योंकि हमें अवाम ने वोट दिया है। आइडियली ये सवाल उन लोगों से होना चाहिए जो यहाँ पर 17 सीटों वाले इन पार्लियामेंट पर मुसल्लत है। इस वक्त पीटीआई वो जमात है जो 180 सीटें लेकर अवाम के वोट से मुंतखब हुई है। तो हमसे ज़्यादा उन लोगों से ये सवाल होना चाहिए जिन्हें अवाम ने वोट भी नहीं दिया और वो बड़ी खुशी से शादियाने बजाकर कोई वज़ीर आज़म और कोई वज़ीर आला की कुर्सी पर इस वक्त बैठा है। मुझे जवाब तो पूरा अहमद आप बोले। नहीं मुझे एक का जवाब दे। तहरीक चलाएंगे इमरान खान के लिए, उस वक्त वो हल्के जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और सालसी के लिए भी आ जाते हैं। मुलाकातें भी होती हैं उन लोगों की जिनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पहले हमने एक एपिसोड देख चुके हैं। अब आप फिर तहरीक की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, फिर कोई हल्के एक्टिव हो जाएंगे, कोई कहेंगे बयान भी आएंगे, खाता बाहर आ रहे हैं। आप ये बताएं कि आप जो आपके दोस्त साहब हैं उनकी जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उनके साथ जो बातचीत का सिलसिला जारी है, वो कहाँ तक पहुंचा और आपकी तहरीक की डेट क्या है जब आप एहतजाज करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैं तो पीटीआई पंजाब को देखती हूँ और पीटीआई पंजाब तो मज़ामत करेगी
और हमारा तो शुरू से ये है कि शायद मुझे इसीलिए कहा भी ये जाता है कि हम तो ये समझते हैं कि ना कोई बैकडोर चैनल से इस वक्त एक्टिवेटेड है, ना कहीं बातचीत चल रही है। अगर बातचीत चल रही होती तो मुझे आप ये बता दें, क्या वज़ीर आज़म खान के सेल की बिजली बंद होती? क्या उनकी अहलिया जो 2 दफ़ा बेहोश हुई हैं उनको फर्स्ट एड ना दी जा रही होती? क्या एजाज चौधरी साहब को ऑलमोस्ट घसीटते हुए कोट लखपत ले जाया जाता? या वो 70 साल जो कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन बेटी हैं उनकी बेल्स डेली बेसिस पर कोई ना कोई बहाना बनाकर डिले कर दी जाती? सेम गोज़ फॉर उमर चीमा साहब कि उनके लिए कभी जी प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा तो कभी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, ये सारी डिस्ट्रक्शन से किसी किस्म के कोई बैकडोर हमारे चैनल्स पर राब्ते नहीं है किसी के साथ भी। और बार बार हम यही कह रहे हैं, आवाम को भी हम यही बता रहे हैं, देखें खुदकुशियाँ करना कोई हल नहीं है। बार बार मैं ये सुनती हूँ जी फलाने ने खुदकुशी, भाई अपने हक के लिए आपको निकलना पड़ेगा, कोई आज़ादी आपको प्लेट में रख कर नहीं मिलती है। मैं बार बार आप लोगों को ये बता रही हूँ, हम लोगों को देखें, शायद ही कोई ईद होगी जो हमने अपने घरों में गुजारी होगी, शायद ही कोई रात होगी जो हम अपने घरों में रहे होंगे। पिछले मेरा ये ख्याल है कि 25 मई से हम तो शायद सड़कों के ऊपर ही हैं। और जहाँ ये गर्मी सर्दी, जी गर्मी में तहरीकें नहीं चलती तो अब बहुत सर्दी हो गई है तो अब तहरीक नहीं चलेगी, तो अब मुहर्रम आ गया तो तहरीक नहीं चलेगी। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, हम पुरअमन रहकर हमारे पास एक ही है, हम हुकूमत की कारकर्दगी आपके आगे रख दें, हम अवाम में चले जाएं, हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करें, हम पुरअमन तौर पर निकलें, अपनी गली मोहल्ले यूसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीज़न लेवल तक निकलें। हम कोई मिलिटेंट्स तो हैं नहीं, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं एक उस जमात के साथ, उन कारकुनों के साथ जो इमरान खान का साथ नहीं छोड़े? अगर आपको ये लगता है कि हमारा जुर्म है तो हम ये करें। अहमद भाई को बोले, उनको बोले, हाँ उनको बोले। अहमद अपना है तो आप यार आप पूछ लें काफी देर जी। इस सारी सूरत हाल में आपकी बात इसराइल और ईरान की मौत है, उस पर आपकी जवाब। अच्छा, मैं आप लोगों को इसमें ये बता दूं कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही वाहिद हैं, जब इंडिया अटैक करता है तो उनकी पुरानी ट्वीट्स निकाल कर लाया जाता है कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। इस वक्त भी जब ईरान और इजराइल की वॉर हो रही है तो खान साहब की पुरानी ट्वीट्स, खान साहब का मौक़िफ़ ही इस वक्त सामने आ रहा है। बाकी जमातें तो आपके सामने हैं, उन्होंने तो चुप का रोज़ा रखा होता है हमेशा की तरह। वो तब टूटता है जब इंडिया का कोई तैयारा गिर जाए, वो तब नहीं टूटता जब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, पीटीआई का मौक़िफ़ वही है जो इमरान खान साहब की ट्वीट्स है, और हम बिल्कुल उस मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक सेकंड, मैं इस पे क्लियर कर दूं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर भी इमरान खान साहब का वाहिद बयान था जिसने शॉकवेव्स क्रिएट की थी पूरी वर्ल्ड में, और उसकी 30 मिलियन व्यूज़ से खान साहब के सिर्फ सोशल मीडिया पे एक ट्वीट के जो रीशेयर और बाकी जगहों पर 1 सेकेंड पोस्ट हुई थी। नवाज शरीफ साहब ने मोदी के अगेंस्ट कोई बयान नहीं दिया, आज तक बयान नहीं दिया उन्होंने तो बल्कि जो अपने लोग हमारे यहाँ पे शहीद हुए थे उन पर नहीं दिया, बल्कि इंडियन प्लेन क्रैश, देखें हम अफसोस करते हैं कहीं भी हादसा हो या कुछ हो, नवाज शरीफ का बयान उस पर भी नहीं आया, ये मरियम नवाज शरीफ का बयान भी उस पर नहीं आया, बिकॉज ये बिजनेस पार्टनर हैं ये जिंदल के और यहाँ इनके ये मोदी वगैरह के, ठीक है। जहाँ पे बात आई इजराइल की, तो अगर आप आज भी जाके खान साहब का ट्विटर हैंडल खोलें, सर्च करें, नेतन्याहू का नाम लेके उन्होंने कंडेम किया हुआ है, और आप किसी मेन लीडर का खोल दें, नवाज शरीफ का, बिलावल का, जरदारी का, 1 सेकेंड, मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का, किसी ने नाम लेके कंडेम नहीं किया। ईरान के सपोर्ट के अंदर पहली स्टेटमेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है, जो इंटरनेशनल मीडिया में भी मैंने खुद प्रेस रिलीज भेजी है, और किसी की नहीं आई। तो हमारा स्टैंड वाज़िह और क्लियर है। आलिया साहब ये बताइएगा, आपके पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से फील्ड मार्शल जो अमेरिका गए हैं उनके खिलाफ वीडियोस जारी हो रही हैं, वहाँ पर पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है। आप चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, क्या इस प्रोटेस्ट को ऑन करती हैं फील्ड मार्शल के खिलाफ जो वाशिंगटन में हो रहा है, या डिस ऑन करती हैं, और ये क्या आपकी पार्टी की ऑफिशियल हिकमत अमली है उनके खिलाफ है? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, एक प्रोटेस्ट अनाउंस होता है, कहीं पर भी अनाउंस होता है, कितने घरों में रेड हुए अमेरिका में? कितने घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ? कितने कंटेनर्स लगे कि जी आप यहाँ नहीं पहुँच सकते? यही दो क्या, मैं तो नजरियों की बात करूँगी ना, यहाँ पर हम एक कॉल नहीं देंगे
और उसके बाद क्या होगा हमारे हालात। तो आप दो डेमोक्रेसीज का मुकाबला करें ना, आप ये देखें, ये मत देखें किसके खिलाफ हुआ है किसके खिलाफ नहीं हुआ, पहले आप ये तो कंपैरिजन कर लें। क्या हम जो अपने आप को जमहूरियत के चैम्पियंस कहते हैं, क्या हम जो अपने आप को ये कहते हैं कि जी इस मुल्क में तो कोई डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नहीं है, आमरीत नहीं है, उसके बावजूद हमें तो कहीं नहीं सवाल मेरा तो सवाल ही अलग है ना। नहीं, एक मिनट, क्या मेरा आइन और कानून मुझे राइट टू प्रोटेस्ट नहीं देता? लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ क्या होता है, उनका आइन और कानून इजाजत देते हैं, वहाँ तो आखिरी सवाल। नहीं, और उसके अलावा भी हम कंपैरिजन किसका करें? आपको तो अपने मुल्क और दूसरे मुल्क का कंपैरिजन एक और बात मुझे ऐड नया सवाल ले लें मैडम, बात सुने, टाइम कम है। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपने बहुत मारे खाई पंजाब वालों ने, ठीक है, और मिलिट्री कस्टडी में भी कुछ आपके बहुत अच्छे लीडर जो हैं वो 2-2 साल की सजाएं काट के वापस आए हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि पंजाब के लेवल पे आप तंजीम साजी को बदलें, बेहतर करें, अपने साथ लगाएं, जिनमें मियाँ बाबर शामिल हैं, जिनमें मियाँ अकरम मुस्लिम शामिल हैं। ऐसे बहादुर लोगों को जो बहादुरी के साथ जेल काट के आए हैं उनको लगाइए, और जो मियाँ अजहर और हमाद अजहर साहब हैं वो तो आपको पता नजर नहीं आते, मियाँ असलम इकबाल जो है वो भी गायब है अरसा दराज से, हालांकि वो अपने हल्के के बड़े शानदार लीडर हैं। लेकिन ये जो लोग हैं नए लड़के, इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई है, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी आप सामने लाएं और उनको अपनी तंजीम में इकट्ठा करके तो अब तहरीक चलाएं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा फायदे। अच्छा, मैं जो लास्ट बात करना चाह रही थी उसी क्वेश्चन का, इसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। मुझे तकलीफ सिर्फ एक चीज़ इसलिए हुई, परसों पेशावर में एक रैली हुई, कोई क्रैकडाउन नहीं है, कोई नहीं है, पूरे पुरअमन तौर पर एक रैली हुई, पीटीआई के झंडे थे यहाँ पर। मैं आज अगर एक जगह रैली का ऐलान करती हूँ, आप देखें पूरे पंजाब की पुलिस वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं आज जलसा करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने मीनारे पाकिस्तान जलसा करने, पहले मुझे डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, डीसी ऑफिस एप्लीकेशन आगे नहीं देगा, फिर मैं कोर्ट जाऊँगी, कोर्ट मुझे उस पर टर्न डाउन कर देगा। आप मुझे ये बताएं हम कंपैरिजन किस बात पर कर रहे हैं? मुझे तो इस वक्त ये है ही नहीं, हमारे लिए तो ज़िंदगी तंग की गई है ना, हम तो उस ज़िंदगी तंग के अंदर पीटीआई पंजाब तो अपनी एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। इवन 2 सूबों में हमें एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि हमें कहाँ चीज़ों को कैसे लेकर जाना है। दूसरी बात जो अब आपने ये की है, देखिए मैं यकीन रखती हूँ एक पार्टी 9 मई से पहले थी, एक पार्टी 9 मई के बाद बनी है, वो पार्टी जिसके अंदर लोगों ने मारे खाई हैं, जिसके अंदर लोग खड़े रहे हैं इस पार्टी के साथ, और हमारे बहुत से यंग लोग जो हैं इसमें सामने आए हैं, जिसमें इबाद भाई हैं और बाकी लोग हैं। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द एक एग्जेक्टिव काउंसिल, मियाँ अकरम साहब तो ऑलरेडी हमारी रिव्यू कमेटी के अंदर भी हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये हमारे सारे अब आपको यंग लीडरशिप जिन्होंने मारे खाई हैं वो आपको पीटीआई पंजाब का हिस्सा बनती नज़र आएगी। उसके हवाले से बजट आ